Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Very warm welcome to Rifa International College. Today we are going to discuss part 2, revising business message. Remember, this is business communication 1 and semester 3rd. Objective, we can discuss the first objective. We have already discussed the first two objectives and recorded the first video lecture. The second video lecture is here, and today we are going to complete the three following last three objectives. Enhance readability by designing documents, style, etc. Recognize the importance of proofreading, apply effective techniques, then evaluate the message to judge its effectiveness. तो सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं एनहांसिंग रीडेबिलिटी थ्रू डॉक्यूमेंट डिज़ाइन. डिज़ाइन के हवाले से आपकी रीडेबिलिटी जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है. जितना अच्छा डिज़ाइन होगा उतना ही अच्छे जो है वो आपका डॉक्यूमेंट जो है वो लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनेगा. Well-designed document improve your message in two important ways. Number one, they enhance the readability and comprehension. इसमें लोग जो हैं वो आसानी से उसको समझ लेंगे. Number two है, it takes readers to think that you are a well-organized and intelligent person. इसमें दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि ऐसे अगर आपका मैसेज अच्छे अंदाज से बना होगा तो इससे ये एक मैसेज जाएगा लोगों के दरमियान कि आप एक ऑर्गेनाइज्ड और वेल मैनर्ड और इंटेलिजेंट पर्सन है. ना सिर्फ आप बल्कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है या आपकी कंपनी जो है वो भी एक ऐसी कंपनी है जो कि वेल ऑर्गेनाइज्ड है और अच्छे लोगों को जो है वो हायर कर रही है. ठीक है, let's look at where we can bring change in our documents. सबसे पहले इसमें जब हम चेंजिंग की बात करते हैं, यानी कि अपने डॉक्यूमेंट को बेहतर करने के लिए बेहतर इस लिहाज से कर रहे हैं कि हम उसमें उसकी वो एक तो कम्प्रीहेंसिबल हो जाए कम्प्रीहेंसिबल हो जाए लोगों के एतबार से. तो उसमें सबसे पहले देखना पड़ता है हमें एम्प्लॉइंग वाइट स्पेस के, उसमें इसकी वाइट स्पेस कितनी है. यानी कि आप पेज पूरा कवर अप कर रहे हैं, उस पर वाइट स्पेस को किस से आपने कवर किया हुआ है. वाइट स्पेस होती क्या है? अ पेज crammed full of text और empty space on a page is called a white space. जो खाली हिस्सा है ये वाली white space है, जहाँ मेरा एरो घूम रहा है ये वाली white space है. ठीक है, और इसी तरह से आपके अगर आप हैंडमेड भी पेपर डेवलप कर रहे हैं तो उसमें भी आपको white space जो है आपके पेजेस पर मिलती है. राइटिंग के अलावा तमाम एरिया जो है वो वाइट स्पेस ही कहलाता है. ठीक है, और आपने वो वाइट स्पेस यानी कि उस पेज को किस लिहाज से कवर किया हुआ है, उसमें से उस पेज को उसको उसकी स्पेसिंग कितनी दी हुई है. आपने अगर टाइप कर रहे हैं उसमें हेडिंग्स, बुलेट्स और लिस्ट वगैरह बनाई है कि नहीं बनाई हुई, और अगर उसमें मार्जिन्स ख़ासतौर पे आपने कितने छोड़े हुए हैं. मार्जिन्स का बड़ा एहतियात करना पड़ती है आपको. लेट्स सपोज मैं अगर अपनी ये सारा असाइनमेंट जो है वो 2 या 3 स्लाइड्स पर ही बना लूँ तो वो ना तो रीडेबल होगी ना ही वो कम्प्रीहेंसिबल होगी स्टूडेंट्स के लिए भी. ना सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि इवन टीचर्स के लिए भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी उसको समझना. दूसरी चीज़ आ जाती है अंडरस्टैंडिंग द मार्जिन्स एंड टेक्स्ट अलाइनमेंट. मसा इसमें मार्जिन्स को समझना चाहिए हमें कि मार्जिन्स 1.4 1.5 का नॉर्मली मार्जिन्स होते हैं साइडों पे, जो 1.5 इंच दोनों साइड पे होते हैं और चारों साइड्स पे होते हैं, लेफ्ट राइट अप एंड बॉटम. से उसको मार्जिन्स कहा जाता है. ठीक है, मार्जिन्स होते क्या है? मार्जिन्स डिटरमिन्स द वाइट स्पेस ऑन द लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम साइड, ऊपर नीचे दोनों अतराफ में. ठीक है, दाएं और बाएं. तो उसका नॉर्मली जो साइज़ होता है वो 1.5 इंचज़ यानी कि 1.5 इंच साइज़ होता है. और इसको भी हमें अपना जो मैसेज होगा उसके मुताबिक उसको डिटरमिन करता है कि उसको आप कितना साइज़ रख रहे हैं, कितना उसमें आप जो है वो गैप दे रहे हैं, उसमें पैराग्राफ्स कितने बना रहे हैं, और फिर आप उसको उसकी अलाइनमेंट कैसे कर रहे हैं. टेक्स्ट क्या वो अलाइनमेंट से मतलब है कि एक तरतीब में है टेक्स्ट, एक वो वाज़िया लाइन, उसकी एक कंटिन्यूटी है. जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने 1 2 3 3 जो है हेडिंग्स बनाई हुई हैं, उसके 3 बुलेट्स भी हैं, नंबर्स भी दिए हुए हैं ताकि ये ईजी टू अंडरस्टैंड हो सके, आसानी से समझ आ सके. ठीक है,
अगली चीज़ आ जाती है चूजिंग एप्रोप्रिएट टाइपफेस। टाइपफेस डिफाइंस द शेप ऑफ अ टेक्स्ट करेक्टर, यानी कि आपने जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उनकी उनकी शक्ल कैसी होनी चाहिए, वो किस तरह की होनी चाहिए। नॉर्मली हमारे पास जो है वो रोमन और जो न्यू रोमन जो है वो बहुत कॉमन है, वो चलता बड़ा ज़्यादा, ठीक है। न्यू रोमन स्टाइल बहुत ज़्यादा चलता है। फिर उसके बाद हमारे पास एरियल है, कैलिबरी है, गॉथिक है, टोहेमा है, इसी तरह से बहुत सारे हैं। तो हमें वो वर्ड टाइपफेस यूज़ करना चाहिए जो कि आसान हो लोगों के लिए जिसको पढ़ना, ना कि कोई ऐसा टाइपफेस जो कि बड़ा मुश्किल हो, जिसको पढ़ने के लिए इंसान को पूरी तगोदो करनी पड़ जाए। फिर इसका थर्ड पॉइंट आ जाता है कैपिटलाइजिंग ऑन अ टाइप, फॉन्ट एंड साइजेस, कि आपने कौन कौन से वर्ड्स को कैपिटलाइज करना है, कौन से वर्ड्स को आपने उनका फाउंट साइज़ क्या रखना है, वो फाउंट साइज़ कितना होना चाहिए, हेडिंग का फाउंट साइज़ क्या होना चाहिए, हेडिंग का फाउंट साइज़ क्या होना चाहिए, और इसी तरह से कौन से वर्ड्स को कैपिटलाइज करना चाहिए। और ये सारी चीज़ें आपने कैपिटलाइजेशन के हवाले से सीखी होंगी इंटरमीडिएट में भी, कि आपको फर्स्ट लेटर कैपिटलाइजेशन या पंक्चुएशन के हवाले से वो आपने ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग। तो उसमें जो है वो आपको फर्स्ट लेटर ऑफ ए सेंटेंस जो है वो होता है कैपिटल होता है, किसी भी प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइजेशन होता है। या सम टाइम हम कोई अटेंशन हासिल करने के लिए किसी हेडिंग के हर एक फर्स्ट लेटर को भी जो है कैपिटलाइज करते हैं, जैसा कि ये ऊपर हुआ, मैंने किया भी हुआ इसी स्लाइड में। एनहांसिंग रीडेबिलिटी थ्रू डॉक्यूमेंट डिज़ाइन, ठीक है, इसमें ई, आर, टी, डी और डी ये सारे कैपिटलाइज्ड हैं। फिर नंबरिंग एंड बुलेटिंग लिस्ट फॉर क्विक कम्प्रीहेंशन, बहुत तेज़ी से चीज़ों को समझने के लिए आपको नंबरिंग करना पड़ती है, आपको लिस्ट डेवलप करना पड़ती है, और ताकि आसानी से बुलेट्स वगैरह लगानी पड़ती है ताकि आसानी से जो है वो समझने वाला उसको एक ही नज़र में देखे और समझ ले। उसके बाद ऐड हेडिंग्स, फॉर एग्जांपल हेडिंग जो होती है वो विजुअल इफेक्ट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इट इज़ एन इफेक्टिव टूल फॉर हाईलाइटिंग इन्फॉर्मेशन एंड इम्प्रूव रीडेबिलिटी। जब इसकी पढ़ने की काबिलियत आपके चैप्टर की वो बेहतर होगी तो उसमें हेडिंग्स जो लगी होंगी वो बहुत आपको अहमियत की हामिल होंगी। हेडिंग के अपने डिज़ाइन भी होते हैं। वर्ड प्रोसेस में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको उसमें बहुत सारे मुख्तलिफ ऐसे डिज़ाइन मिल जाएंगे जो आपको बहुत ज़्यादा सूटेबल होंगे, आपको हेल्प करेंगे कि किस तरह से आपने हेडिंग को बनाना है और आपके लिए वो कैसे फ़ायदेमंद होगी। अगली चीज़ आ जाती है प्रूफ रीडिंग। सो ये तो लास्ट पॉइंट था, ठीक है। और अब जब हम ये सारा काम कर लेते हैं तो फिर हम अपने मैसेज को प्रूफ करते हैं। प्रूफ रीडिंग टू कैच द एरर्स को, गलतियों को पकड़ने के लिए। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर एक बच्चा जो है वो मुसलसल हिट करना चाहता है एक ख़ास पॉइंट पर, लेकिन उसमें अभी प्रॉब्लम है, उसमें वो हिट नहीं कर पा रहा। द प्रॉब्लम इज़ नॉट मेकिंग द मिस्टेक बट टू फाइंड एंड करेक्ट दैम। लेकिन मसला ये होता है कि हमने उनको ढूंढना है और करेक्ट करना है, ठीक है। सो लेट्स एक्सप्लोर द वेज ऑफ कैचिंग द एरर्स। तो इसमें जो एरर्स के जो हमारे पास एरर्स जो हो सकते हैं, पॉसिबल एरर्स हो सकती हैं, गलतियाँ हो सकती हैं, मिस्टेक्स हो सकती हैं, वो कहाँ हो सकती हैं, वो स्पेलिंग्स में हो सकती हैं, वो ग्रामर में हो सकती है, पंक्चुएशन में हो सकती है, नेम्स एंड नंबर्स में हो सकती है, और उसकी फॉर्मेशन में हो सकती है। स्पेलिंग्स की करेक्शन आपको पता है कि आपका वर्ड प्रोसेस जो है वो ऑलरेडी रेड लाइन अंडरलाइन कर देगा आपको। अगर आपके स्पेलिंग मिस्टेक होगी आप राइट क्लिक करके उसको करेक्शन जो है वो कर सकते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि कोई स्पेसिफिक वर्ड होता है जो डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, उस पर भी आप उसका तरीका ये होता है कि अगर आपको मेक श्योर हो कि ये वर्ड के स्पेलिंग करेक्ट हैं तो आप इसको डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं, वो रेड लाइन ख़त्म हो जाएगी। ग्रामर के मुख्तलिफ टूल्स होते हैं उसको करेक्ट करने के हवाले से। उसके करेक्शन के में आपको डेफिनेटली अपनी बेस की तरफ जाना पड़ेगा। आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर के मतलब इंफॉर्मेशन जो इंटरमीडिएट में ख़ास तौर पे आपने हासिल की हुई है उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस को, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस को फिर आपको उसको भी मद्देनज़र रखना होता है। और इसी तरह से जो यूज़ ऑफ प्रेपोजिशंस एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसके इस्तेमाल से भी आपकी जो ग्रामर मिस्टेक्स है वो कवर अप हो जाती है। पंक्चुएशन भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर में बच्चों ने पंक्चुएशन सीखी होती है कि कहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पर कॉमा, सेमीकोलन, फर्स्ट लेटर कैपिटल किस को करना है, किसको नहीं करना। तो ये बहुत अहम होते हैं। किस क्लॉज के साथ, किस फ्रेज के साथ आपने इसको ब्रेक करना है और उसको उसकी अहमियत को उजागर करते हुए उसमें कॉमा या फुल स्टॉप या कुछ भी
कोई भी पंक्चुएशन मार्क ऐड करना है, ठीक है। इसके बाद नेम्स एंड नंबर्स है। आपको पता होना चाहिए कि जब नंबर्स का इस्तेमाल आता है तो वो करेक्ट होना चाहिए, और नेम्स का इस्तेमाल जो है वो भी आपको पता होना चाहिए कि कैपिटलाइजेशन उसमें बड़ी अहम है। इससे आपकी जो फॉर्म टेक्स्ट है और जो आपका मैसेज है वो एक गुड लुकिंग में आ जाता है और वो कंप्रीहेंडेबल हो जाता है और रीडेबिलिटी उसकी और बढ़ जाती है। फॉर्मेशन का मतलब यही है कि जब आप फॉर्मेट कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, प्रूफ रीड करते वक्त उसकी जो उसमें कोई जो ग्राफ्स हैं, जो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, उसको करेक्ट कर लेना चाहिए। वो ओवरलोडेड नहीं होनी चाहिए, इस लिहाज से फॉर्मेशन आपकी बड़ी ज़रूरी है और बड़े अच्छे तरीके से उसको होना चाहिए। हाउ टू प्रूफ रीड रूटीन डॉक्यूमेंट्स। दो तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक रूटीन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं। रूटीन डॉक्यूमेंट्स में भी आपको क्या करना होता है, मोस्ट रूटीन डॉक्यूमेंट्स में आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें यह है कि आपके पास उसके हैंड आउट होना चाहिए, प्रिंट आउट होना चाहिए, चाहे वो रूटीन डॉक्यूमेंट हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट्स हो। और उसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म के शॉर्ट हैंड्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं उसको करेक्शन के हवाले से। फिर आप अपने जो अपनी सॉफ्ट कॉपी है उसको भी आप करेक्ट कर सकते हैं। डू नॉट प्रूफ रीड ऑन अ स्क्रीन। कोशिश करें स्क्रीन पर प्रूफ रीड ना करें, ये इतना फ़ायदेमंद नहीं होता। हाँ, उस वक्त तक फ़ायदेमंद ज़रूर होगा जब तक आप ने उसको एज इट इज़ ही आगे फॉरवर्ड करना। आपको अगर उसकी ईमेल या किसी ऐसी चीज़ को प्रूफ रीड करने के लिए कोशिश करें स्क्रीन ना यूज़ करें। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि स्क्रीन से प्रूफ रीड में आपकी जो ग्रामर मिस्टेक्स हैं वो रह सकती हैं। आपकी समटाइम्स स्पेलिंग्स जो मैंने आपको बताया कि वो अमेरिकन स्पेलिंग्स और ब्रिटिश स्पेलिंग्स में थोड़ा सा फ़र्क होता है, तो उनको करेक्ट करना होता है। मस्ट हैव अ प्रिंट कॉपी, आपको जैसे पहले बताया। और लाइट प्रूफ रीडिंग होती है, इसमें डीप नहीं जाना पड़ता जो रूटीन डॉक्यूमेंट्स होता है। यूज़ वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर उसकी प्रिंट आउट और हार्ड कॉपी लेकर आप उसको मज़ीद करेक्ट कर सकते हैं। फिर हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि आपने हाउ टू रीड कम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट्स। आपने कम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट को किस तरह से रीड करना, उसके लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें दरकार होनी चाहिए। मस्ट हैव अ हार्ड कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट्स। आपको पता है, मैंने पहले भी बताया कि कम्प्लेक्स हो या रूटीन डॉक्यूमेंट्स हो, उसमें हार्ड कॉपी की बहुत अच्छी ज़रूरत होती है। अलाउ एडिक्वेट टाइम टू प्रूफ रीड। आपको याद होगा हमने 3 स्टेप राइटिंग प्रोसेस में ये जाना था कि हमें 50% ऑफ टाइम जो है वो प्रूफ रीडिंग में और इवैल्यूएशन में लगाना पड़ता है एज कम्पेयर टू द होल टाइम ऑफ मेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ टेक्स्ट, तो और ये एनी सॉर्ट ऑफ मैसेज। तो उसमें आपने 50% जो टाइम है वो अपना उसको अपने प्रूफ रीडिंग में लगाना है, और प्रूफ रीडिंग में अपने वो तमाम स्टेप्स जो हैं वो उसको कवर अप करने हैं ताकि जो है प्रूफ रीडिंग आपकी मुकम्मल हो सके और वो डीपर प्रूफ रीडिंग होगी। उसको आपने बुलेट्स के हवाले से, इंफॉर्मेशन के हवाले से, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, इररेलिवेंट है, उसमें से क्वेश्चंस क्या रेज हो सकते हैं, ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखना पड़ता है। रीड द मैसेज एटलीस्ट ट्वाइस। 2 दफ़ा कम अज़ कम आपको अपने मैसेज को पढ़ना चाहिए मिनिमम, एंड इवन यू कैन गो थ्राइज एट अ टाइम। रिड्यूस योर रीडिंग स्पीड। फिर अगली बात आ जाती है, अपनी स्पीड को थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ता है, स्पीड कम रखनी पड़ती है। ये समटाइम ऐसा होता है कि हम स्किमिंग कर रहे होते हैं, हम सरफेसिंग कर रहे होते हैं, हम ऊपर ऊपर से पढ़ रहे होते हैं सुपरफिशियली, लेकिन हम डीपली नहीं उसको जाके समझते और ये भी नहीं सोच रहे होते कि क्या ये पढ़ने वाले के, हमारे रीडर्स के लिए फ़ायदेमंद भी होगा कि नहीं होगा। लिहाजा इस चीज़ को मद्देनजर रखना चाहिए, अपनी स्पीड अच्छी रखनी चाहिए। मैंने एक चीज़ बताई थी कि प्रिपेयर टू फाइंड द एरर्स। मस्ट, देखिए एरर्स होंगे तो हमें गलतियों का एहसास होगा ना, हम गलतियों करेंगे तो गलतियों से सीखेंगे। अगर कोई ये समझता है कि हम गलती करता ही नहीं हो तो वो मेरा ख्याल है ही इज़ लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। तो आई थिंक ही मस्ट थिंक ओवर दैट के मिस्टेक्स, इफ यू आर अ मैन, यू आर नॉट अ सुपर ह्यूमन बीइंग, तो डेफिनेटली देयर इज़ अ लॉट ऑफ चांसेस ऑफ डूइंग मिस्टेक्स। बी प्रिपेयर टू फाइंड एरर्स मिले तो इसमें कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग नहीं करनी है इसमें। बहुत सारे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के आपको हो सकता है अपने ही सीनियर्स के आप डॉक्यूमेंट्स पढ़ने पड़ जाएं और वो एरर्स निकल आएँ उसमें से, या आप सम टाइम ऐसा भी होता है कि अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उसको अपने सीनियर्स के या अपने कोलीग से प्रूफ रीड करवाते हैं, जब एरर्स निकल आते हैं तो उसमें बायस नहीं होना चाहिए। आपको उसमें उसको करेक्ट कर लेना चाहिए, राइट। तो ये कॉम्प्लेक्स जो डॉक्यूमेंट्स है उसको रीडिंग करने की ये थोड़ी सी टेक्निक्स होती हैं, इनको फॉलो करना चाहिए। इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ योर मैसेज।
मैसेज की इफ़ेक्टिवनेस को कैसे जांचा जाएगा? ऑफ कोर्स इसमें हम ये सबसे पहले देखेंगे कि क्या जो इवैल्यूएशन ऑफ इफ़ेक्टिवनेस ऑफ योर मैसेज जो है वो कितनी अच्छी है। उसका सबसे और बेस्ट वे जो है वो ये होगा कि द बेस्ट वे टू जज योर कम्युनिकेशन इज़ थ्रू फीडबैक। ये फीडबैक के ज़रिए आपकी जज होगी, आपका फीडबैक आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। सो वन मस्ट इनकरेज द रिसीवर टू रिस्पॉन्ड योर मैसेजेस। लिहाजा जब आप अपना मैसेज जो है वो फॉरवर्ड करते हैं, डिलीवर करते हैं, तो उसमें आपको अपने रिसीवर्स को ये इनकरेज करना चाहिए, ये स्टिमुलेट करना चाहिए, ये उनको इस चीज़ पर उभारना चाहिए कि यू मस्ट से समथिंग इन रिटर्न ऑफ दिस मैसेज, ठीक है। तो उससे फिर आपका फीडबैक चाहे वो पॉजिटिव आता है चाहे वो नेगेटिव आता है, ठीक है, ये मैटर नहीं करता वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है, तो आपको वो फीडबैक के मुताबिक ही जो है वो आपको चलना पड़ेगा। इस तरह से आपको जब अपना फीडबैक मिलेगा तो क्या होगा, वो आपका फीडबैक जो है आपके मैसेज की रिवीजन, बिजनेस मैसेज के रिवाइज करने में भी आपको मदद करेगा। आपके मैसेज की रीडेबिलिटी को भी पता चलेगा, आपको आपकी रीडेबिलिटी कितनी है, कंप्रीहेंशन लोगों की कितनी है, और फिर आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि जब आपने 3x3 राइटिंग प्रोसेस जो है वो टेक्निक अप्लाई की तो वो कितनी सूटेबल थी, सूदमंद थी, फ़ायदेमंद थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको आपके फीडबैक में मिलेगी, और इसी को हम कहते हैं इवैल्यूएशन द इफेक्टिवनेस ऑफ योर मैसेज, कि मैसेज कितना पुर असर था, इफेक्टिवनेस था, ठीक है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स लिसनिंग। उम्मीद है कि आपको कोई चैप्टर समझ आया होगा। इसके मुतालिक अगर कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो काइंडली कम टू मी, आस्क क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। अस्सलाम वालेकुम।